धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, यानी जिन रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं को पहचाना जा सकता है। धातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर धन आवेशित आयन बनाते हैं, इसलिए धातुएं वैद्युत धनात्मक तत्व होती हैं। उदाहरण के लिए लिथियम धातु की परमाणु संख्या 3 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-1। इसीलिए लिथियम का एक परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन खोकर लिथियम आयन बनाता है। इसी प्रकार सोडियम परमाणु को देखें। सोडियम की परमाणु संख्या है 11 और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-8-1। अब सोडियम के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए या तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसके लिए ऊर्जा की दृष्टि से 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है और इस प्रकार सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और बन जाएगा सोडियम आयन। ये एक धन आयन है। इसीलिए तो कहते हैं कि धातुओं की प्रकृति वैद्युत धनात्मक होती है। ऑक्सीजन से क्रिया। ये तो तुम जानते ही हो, सभी तत्व ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं। ये सभी धातुएं भी ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाती हैं। कुछ धातुएं सामान्य ताप पर ही ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। कुछ धातुएं गर्म करने पर क्रिया करती हैं और कुछ धातुएं तेज गर्म करने पर क्रिया करती हैं। ये देखो, हम मैग्नीशियम को गर्म कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा रहे हैं। यहाँ इस क्रिया में क्या बनेगा? यहाँ बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी धातु का उपचयन हो जाता है। अब इसे डाला पानी में, अब क्या बनेगा? अब बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें डाला लाल लिटमस विलयन। अरे, ये तो नीला हो गया। और इसके दूसरे भाग में डाला नीला लिटमस। ये तो नीला ही रहा। बता सकते हो क्यों? क्योंकि धातुओं की ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय होती है और इसीलिए ये पानी के साथ क्षार बनाते हैं, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड लेते हैं और इसे जल में डालते हैं, तो बन गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके एक भाग में डाला लाल लिटमस। और एक भाग में डाला नीला लिटमस।
अरे ये क्या, लाल लिटमस नीला हो गया और नीला लिटमस लाल। चलो समान अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड से जिंक हाइड्रोक्साइड बनाकर उसके साथ दोहराते हैं। पहले जिंक ऑक्साइड को पानी में डाला, और फिर उसके एक भाग में लाल लिटमस डाला और एक भाग में नीला। अरे यहाँ भी लाल लिटमस नीला और नीला लिटमस लाल हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड कुछ ऐसे धात्विक ऑक्साइड हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृतियां दर्शाते हैं। यानी लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और नीले लिटमस को लाल। उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। साधारण ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड जैसी धातुएं ऑक्साइड की एक पतली परत द्वारा ढक जाती हैं और उनके ऑक्साइड की परत उनका और आगे उपचयन नहीं होने देती। यही कारण है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की ये परत एल्युमिनियम का आगे संक्षारण यानी कोरोजन नहीं होने देती। तुम्हें एक बात और बताएं, सोडियम और पोटेशियम धातुएं ऑक्सीजन से बहुत तीव्रता से क्रिया करती हैं, इसलिए इन्हें वायु में खुला नहीं छोड़ सकते और इसी कारण इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। चलो अब धातु की जल से क्रिया करवाते हैं। ये लिया कैल्शियम का एक टुकड़ा और जल में डाला। यहाँ जो गैस निकलती है, यदि उसके पास माचिस की जलती हुई तीली लेकर जाए तो वह पप की आवाज करती है। तो ये गैस कौन सी हुई? ये हाइड्रोजन गैस है। तो हमने देखा, जब कोई धातु जल के साथ क्रिया करती है तो धातु का ऑक्साइड अथवा हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैल्शियम का अणु जल के दो अणुओं से मिलकर बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती और न ही एक समान दर से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेते हैं। 2Na जमा 2H2O मिलकर बनता है 2NaOH जमा H2। 2K जमा 2H2O मिलकर बनता है 2KOH जमा H2। Ca जमा 2H2O मिलकर बनता है CaOH2 जमा H2। जबकि मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया करता है। Mg जमा 2H2O मिलकर बनता है MgOH2 जमा H2। और एल्युमिनियम और आयन भाप से क्रिया करते हैं और धातु के ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। 2Al जमा 3H2O मिलकर बनता है Al2O3 जमा 3H2। 3Fe
जमा 4H2O मिलकर बनता है Fe3O4 जमा 4H2। लेड, कॉपर, सिल्वर एवं गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। अम्लों के साथ अभिक्रिया। कुछ धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस अवश्य उत्पन्न करती हैं। धातु जमा तनु अम्ल मिलकर बनाते हैं धातु लवण जमा हाइड्रोजन। Mg जमा 2HCl मिलकर बनाते हैं MgCl2 जमा H2। 2Al जमा 6HCl मिलकर बनाते हैं 2AlCl3 जमा 3H2। Zn जमा 2HCl मिलकर बनाते हैं ZnCl2 जमा H2। Fe जमा 2HCl मिलकर बनाते हैं FeCl2 जमा H2। लेकिन सभी धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल उपचायक है। ये उत्पन्न हाइड्रोजन का शीघ्र ही जल में उपचयन कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। केवल मैग्नीशियम एवं मैग्नीज धातुएं अति तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातुओं को उनकी ऑक्सीजन व जल के साथ क्रिया करने के आधार पर एक क्रम में आयोजित करते हैं। एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी ऑक्सीजन तथा जल के साथ अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में एक बड़े कॉलम में व्यवस्थित करते हैं, इसे धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में अधिक क्रियाशील धातु को सबसे ऊपर रखा जाता है और सबसे कम क्रियाशील धातु को सबसे नीचे रखा जाता है। ये कुछ सामान्य धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। तत्वों की संकेत, तत्वों के नाम, उनकी सक्रियता। के पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मर्करी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। अब हम अभिक्रियाशीलता का जादू विस्थापन अभिक्रियाओं यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में देखते हैं। ये देखो, हमने लिया कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीले रंग में है और हमने इसमें डाले जिंक के कुछ टुकड़े। अरे ये क्या? थोड़ी देर में बीकर में विलयन का नीला रंग वर्णहीन हो गया और विलयन में एक लाल भूरे रंग का धातु प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों होता है? वास्तव में जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है और इसीलिए वह कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और बन जाता है वर्णहीन रंग का जिंक सल्फेट और लाल भूरे रंग का तांबा अलग हो जाता है। कॉपर सल्फेट जिंक के साथ क्रिया करता है तो प्राप्त होता है
जिंक सल्फेट और तांबा। ये जो हमने सक्रियता श्रेणी बनाई है, उसी के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी धातु किसी अन्य धातु को उसके स्थान से हटा सकती है। याद रखो, किसी भी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा सकती है। यानी जो धातु सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, वह अपने से नीचे वाली धातु को उसके स्थान से हटा सकती है। इसीलिए तो जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो जिंक तांबे को विस्थापित कर देता है। लेकिन जब कॉपर को जिंक सल्फेट के विलयन में डालेंगे, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी।